नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है ठीक होंगे। यदि आप कामयाब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम हरियाणा का तीसरा भाग, हरियाणा में गणतंत्र शासन। तो जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है तो हरियाणा में गणतंत्र शासक की शुरुआत होती आती है। और ये शुरुआत कौन करते हैं? ये करते हैं राजा योधन्यों के द्वारा हो जाती है। इसका पता भरतपुर के अभिलेख से पता चलता है। अग्रवाह के अभिलेख से पता चलता है कि अग्रवाह की जो शासक प्रणाली थी वे कैसी थी? गणतंत्रात्मक थी। गणतंत्रात्मक शासक प्रणाली होती है। तीसरे और चौथी शताब्दी के सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ पर गण शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरी चौथी शताब्दी के सिक्कों में गण शब्द का प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों के मत हैं, विचार हैं। तो पहला, पाणिनि की अष्टधाई ने इन्हें आयुजीवी कहा है। पाणिनि की अष्टधाई ने इन्होंने आयुजीवी कहा है। ये आयुजीवी का मतलब होता है शत्रुओं पर निर्वाह करने वाले। शस्त्रों पर निर्वाह करने वाले, ये कहते इसलिए शत्रुओं पर निर्वाह करने वाले थे। और महाभारत में इन्हें युधिष्ठिर का वंशज कहा गया है। और रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें लड़ाकू वीर कहा गया है। और समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख में भी गुप्त के इलाहाबाद अभिलेख में भी इन्हें लड़ाकू वीर कहा गया है। अब बात कर लेते हैं आगे, इनका निवास कहाँ था? हरियाणा में निवास कहाँ करते थे? यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से पुरानी वीडियो को देखें। तो निवास स्थल, तो इनका निवास, योध्या का निवास स्थल। तो ये जो निवास करते थे यह सतलुज नदी के किनारे निवास करते थे, किनारे निवास किया करते थे। और ये सतलुज नदी के किनारे रोहतक में निवास करते थे। रोहतक। और योधन्यों की जो राजधानी थी वो राजधानी थी रोहतक ही राजधानी थी। ये अपनी राजधानी कैसे मानते थे? रोहतक को माना करते थे। अब योधन्यों के इनके सिक्कों से पता चला है कि हरियाणा एक बहुधान्य देश था। इनके सिक्कों से पता चला है कि हरियाणा क्या था? हरियाणा एक बहुधान्य अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, धान्य प्रदेश। तो आपसे पूछ रहा है हरियाणा का दूसरा नाम भी क्या है? हरियाणा का दूसरा नाम है बहुधान्य। इन्हें किस सिक्के से पता चला है? योधन्यों के सिक्के से पता चला है कि ये बहुधान्य प्रदेश कहलाता था हरियाणा। आगे हम बात करें इनके सिक्के कहाँ मिले हैं, सिक्के कहाँ किस स्थान पर मिले हैं। सिक्कों के बारे में बात करें तो इनके सिक्के कांगड़ा में मिले हैं। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में मिले हैं इनके सिक्के। पंजाब में इनके सिक्के मिले हैं। सोनीपत में इनके सिक्के मिले हैं। पंजाब में सोनीपत में, रोहतक में, भिवानी में। पंजाब सोनीपत, भिवानी, रोहतक कहाँ मिले हैं? इनके कांगड़ा में मिले हैं, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, सोनीपत में, भिवानी में, रोहतक में। और यहाँ तक कि इनके सिक्के हिसार, रेवाड़ी, अजमेर और राजस्थान इन स्थानों पर इनके सिक्के मिले हैं। अब बात करें आगे, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है, मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। पतन होने के बाद कुषाण भी आते हैं। कुषाण भी एक अपनी उभरती हुई शक्ति बन जाते हैं। और इनका युद्ध होता है वो योद्धाओं से होता है। किससे?
योद्ध से युद्ध होता है और उसमें योद्ध विजयी रहते हैं और कुषाण इसमें हार जाते हैं। आगे चलकर इनका युद्ध रुद्रदमन से होता है। आगे चलकर योद्धनियों का युद्ध किससे होता है? योद्धनियों का युद्ध जो युद्ध होता है वो किससे होता है? वो होता है रुद्रदमन से। किससे होता है? रुद्रदमन से। रुद्रदमन से इनका युद्ध होता है और उसमें ये भी रुद्रदमन इसमें विजयी रहता है। और रुद्रदमन के बारे में जो इस युद्ध के बारे में पता चला है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से पता चला है। इनका युद्ध किससे होता है? इनका युद्ध रुद्रदमन से होता है। और इनकी जो अगला युद्ध होता है आगे चल के इनका युद्ध समुद्रगुप्त से होता है। समुद्रगुप्त, इनका युद्ध समुद्रगुप्त से होता है। समुद्रगुप्त से जैसे ही युद्ध होता है इनका तो इसमें ये हार जाते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं ये? इसमें ये हार जाते हैं। इसमें ये हार जाते हैं। और समुद्रगुप्त इसके बारे में जो पता चला है वो पता चला है इलाहाबाद अभिलेख से। इलाहाबाद अभिलेख से इनके बारे में पता चला है कि समुद्रगुप्त से हार जाते हैं, इसमें हार जाते हैं और इस प्रकार इनका पतन हो जाता है। योद्धनियों को इस प्रकार पतन हो जाता है। ये आपकी जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख किसका था? रुद्रदमन का था। इलाहाबाद अभिलेख किसका था? समुद्रगुप्त का था। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बात करें, अब जैसे ही इनका पतन हो जाता है ये हार जाते हैं तो आगे एक शक्ति उभर के आती है जिसे कहते हैं अग्र गणराज्य। एक शक्ति उभर के आती है जिसे कहते हैं अग्र गणराज्य। अग्र गणराज्य एक शक्ति उभर के आती है अग्र गणराज्य। अग्र गणराज्य के बारे में अग्रोहा में मिले सिक्कों से पता चला है। तो अग्र गणराज्य पूछे तो किस क्षेत्र में है? ये अग्रोहा में है। अग्रोहा क्षेत्र में, वर्तमान में अग्रोहा क्षेत्र में है। और अग्र गणराज्य अग्रोहा क्षेत्र से सिक्के मिले हैं। क्या? 10 तांबे के और 9 सोने के सिक्के मिले हैं। 10 तांबे और 9 सोने के सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के अग्रोहा से मिले हैं और इनसे पता चला है। और यहाँ पर एक 51 सिक्कों से भरा हुआ मटका भी मिला है। यहाँ पर एक 51 सिक्कों से भरा हुआ मटका मिला है। इसमें 51 सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्के भी यहाँ पर भरे मिले हैं। मृत भांड मिला है। मृत भांड या मटका मिला है। कहाँ से मिला है? ये अग्रोहा से मिला है। 51 सोने के सिक्के भी यहाँ पर इनके मिले हैं। और जिनका जो वर्णन किया गया है इनके अग्र गणराज्य अग्रोहा का जो वर्णन किया गया है, इसका जो वर्णन के बारे में बात करें तो इसका वर्णन किया गया है, अग्र गणराज्य का वर्णन पाणिनि ने किया है। पाणिनि की एक पुस्तक है, मैं आपको बताता हूँ, अष्टधाई पुस्तक में इनका वर्णन किया गया है। पतंजलि की महाभाष्य है। पतंजलि की महाभाष्य है। पतंजलि की महाभाष्य में इसका वर्णन किया गया है। और यहाँ तक कि बौधायन की बौधायन की स्रोत सूत्र में भी इसका वर्णन किया गया है। आगे बात करें, कुछ जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, अटैक करता है किस पर? भारत पर। तो उस समय यह जो अग्र गणराज्य था वो क्या था? शक्तिशाली राज्य था। और इस समय इसकी जो सेना थी इसमें 4000 पैदल और 3000 घुड़सवार थी। तो शक्तिशाली गणराज्य होता है, इसमें 3000 घुड़सवारी और 4000 पैदल सेना थी। और इनका
जो लोहा मानता है वो सिकंदर भी इनका लोहा मान जाता है। और अग्रवा की राजधानी की बात करें तो अग्रवा की राजधानी, अगर गणराज्य की राजधानी, अगर गणराज्य, अगर गणराज्य की राजधानी क्या थी, वो थी अग्रोदक। क्या थी? अग्रोदक। अग्रोदक, अग्रोदक राजधानी थी और वर्तमान में इसे कहते हैं अग्रोहा, अग्रोहा। और अग्रोदक को जो विद्वान थे वो एक नाम और नाम से पुकारते थे, अगलसोई। अग्रोदक को एक नाम और दिया जाता है जिसे कहते हैं अन्य नाम, अन्य नाम से भी इन्हें पुकारा जा सकता है। कहते थे क्या? अग्रोदक को एक अन्य नाम कहते हैं, अन्य नाम से पुकारा जाए अगलसोई। क्या कहते हैं? अगलसोई, अगलसोई, अगलसोई नाम से भी इसे कुछ विद्वान इसे अग्रवा को, अग्रोदक को या अग्रोहा को अगलसोई कहते थे। अब बात करें इसके बाद, जैसे ही और आपको बता दें कि जो अग्रवा है यह किसने बसाया था, पूछे तो बसाने का जो बसाया था ये बसाया था राजा अग्रसेन ने। बसाया किसने बसाया था? ये बसाया था राजा अग्रसेन ने, राजा अग्रसेन। राजा अग्रसेन के द्वारा इसे अग्रवा को बसाया जाता है। अब बात करें कि यह मथुरा, मथुरा और पाटलिपुत्र पुत्र के मार्ग में पड़ता था, मार्ग में यह अग्रवा पड़ता था। और पूछे किसने बचाया? राजा अग्रसेन ने इसे बचाया। उसके बाद बात आती है कुनिद। जैसे ही अग्रो गणराज्य का पतन हो जाता है तो आगे उभर के आते हैं कुनिद गण। उसके बाद आगे उभर के आ जाता है कुनिद गण। आगे उभर के कौन आते हैं? कुनिद गण। अब बात करें कुनिद गण, कुनिद गण। अब कुनिद गण के बारे में जो पता चला है वो सिक्कों से पता चला है। कौन कौन से सिक्कों से पता चला है? ये जो सिक्के हैं ये पता चला है कहाँ के? नारायणगढ़ के सिक्कों से, सरोदा के सिक्कों से। नारायणगढ़ में मिले सिक्के, सरोदा में मिले सिक्के, छोटी करोड़ी में मिले सिक्के, छोटी करोड़ी में मिले सिक्के। कुनिद गणराज्य के बारे में बात करें तो कुनिद गणराज्य के उनके सिक्कों से पता चला है। कहाँ कहाँ सिक्के मिले? रायनगढ़ में मिले हैं, अम्बाला में मिले, करनाल में मिला है, छोटी करोड़ी मिला है, बड़ी करोड़ी मिला है। इन सभी सिक्कों से कुनिद गण का पता चलता है। अब आगे बात करते हैं पुष्यभूतियों का उदय। आगे बात करें पुष्यभूतियों का उदय। पुष्यभूतियों के उदय के बारे में बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित में वर्णन किया है। बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित। हर्षचरित में इनका वर्णन किया गया है। का वर्णन किसका वर्णन किया गया है? पुष्यभूतियों का वर्णन किया गया है। बात करें इनकी जो राजधानी थी, पुष्यभूतियों की राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी जिनका नाम था सतानेश्वर, जो या सतानेश्वर या थानेश्वर इसकी राजधानी थी। और प्रथम इस पुष्यभूतियों का प्रथम शासक के बारे में बात करें तो इनका जो प्रथम शासक था वो था नरवर्धन। कौन था? नरवर्धन। प्रथम शासक कौन था? नरवर्धन। नरवर्धन की पत्नी थी ब्राजनी देवी। इनकी जो वाइफ थी, जो पत्नी थी वो थी ब्राजनी देवी। ब्राजनी देवी से पुत्र पैदा होता है, नरवर्धन और ब्राजनी देवी से पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है राज्यवर्धन प्रथम। राज्यवर्धन प्रथम से फिर पैदा होता है आदित्यवर्धन। द्वितीयवर्धन और द्वितीय से पैदा होता है जिसका नाम होता है प्रभाकरवर्धन। तो बात करें कि
पुष्यभूतियों का प्रथम, ये प्रथम शासक था। प्रथम शासक पुष्यभूतियों का प्रथम शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की शादी होती है यशोमती से, की शादी होती है। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूतियों का प्रथम शासक माना जाता है। इनकी शादी होती है किससे? इनकी पत्नी होती है जिसका नाम है यशोमती। यशोमती से 3 संतानें उत्पन्न होती हैं। 3 संतानें, इन दोनों से 3 संतानें होती हैं। कौन कौन सी संतान हैं? पहला राज्यवर्धन इनका बेटा होता है, ये बेटा होता है राज्यवर्धन बेटा। दूसरा होता है हर्षवर्धन होता है दूसरा इनका, ये भी बेटा होता है। और तीसरी होती है राज्यश्री। तीसरी जो होती है ये होती है बेटी। और आपको बता दें कि इनकी जो तीसरी संतान होती है वो बेटी होती है। यह अपनी बेटी का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के राजा गृहवर्मा से कर देते हैं। तो जो विवाह करते हैं, अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है पुष्यभूतियों की। तो यहीं से कैसे इनका पतन होता है, कैसे एक महान राजा उभर कर आता है हर्षवर्धन, कैसे निकल कर आता है और क्या क्या घटना घटती है, सभी को बताने वाले हूँ। तो इनकी जो बेटी होती है, उन बेटी का विवाह जो हो जाता है वो कन्नौज के मोखरी वंश के राजा, कैसे होता है? कन्नौज के मोखरी वंश के राजा जिसका नाम है गृहवर्मा से ये अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। किससे? गृहवर्मा से। किससे विवाह कर? राजश्री का। कौन कर देता है? राजश्री का जो विवाह कर देते हैं वो प्रभाकर वर्धन इससे विवाह कर देते हैं। और इसी के कारण श्रीकंठ या जिसे हम सतानेश्वर कहते हैं, प्रभाकर वर्धन और मालवा के मध्य क्या हो जाता है? विरोध हो जाता है उत्पन्न। इन दोनों में विरोध हो जाता है, एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं और आपस में युद्ध होता है जिसमें प्रभाकर वर्धन विजयी रहता है। अब बात करें 604 ईस्वी में, जब प्रभाकर वर्धन अपने बेटे राज्यवर्धन को, किसे? राज्यवर्धन को हुनों को हराने के लिए जब यह भेजते हैं, तो राज्यवर्धन के द्वारा जब हुनों को हरा दिया जाता है तो 604 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। जब राज्यवर्धन वापस आता है तो उन्हें मृत्यु हो जाती है। और इसी के रूप में, इसी की क्षति में सती हो जाती है इनकी पत्नी यशोमती। राज्यवर्धन, जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो राज्यवर्धन राजा बन जाता है। अब राज्यवर्धन राजा बन जाता है तो राज्यवर्धन राजा बनने के बाद क्या क्या होता है आप देखते हैं। राज्यवर्धन जैसे ही राजा बन जाता है तो राजा बनने के बाद इसका युद्ध कैसे होता है? राजा बनने के बाद जब 604 में राज्यवर्धन राजा बन जाता है, तो राजा बनते ही राज्यवर्धन के बहनोई गृहवर्मा को मालवा के राजा जिसका नाम है देवदत्त के द्वारा गृहवर्मा की मृत्यु कर दी जाती है। और इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन और
देवदत्त, राज्यवर्धन और देवदत्त के मध्य युद्ध होता है और इसमें राज्यवर्धन विजयी होता है। और इसकी जो बहन थी, बहन राज्यश्री, इनकी जो बहन थी राज्यश्री, वह विंध्याचल के जंगलों में, विंध्याचल के जंगलों में भाग जाती है, चली जाती है, तो जंगलों में चली जाती है। उसके बाद मित्रगौड़ के शासक, उसके बाद मित्रगौड़ के शासक जिनका नाम था शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की अपनी बेटी के विवाह के लोभ में या बुलाने के दौरान राज्यवर्धन की शशांक मृत्यु करा देता है। और बात करें, शशांक ने ही बोध गया के बोध वृक्ष को, बोधि ट्री को, बोध गया के बोधि वृक्ष को नष्ट करवाया था या कटवाया था, वृक्ष को कटवाया था। मित्रगोंड के शासक शशांक के द्वारा बोध गया के बोध वृक्ष को नष्ट या कटवा दिया जाता है। और अब आगमन होता है एक महान राजा, जिसे हिंदू राजा भी कहते हैं, हर्षवर्धन का। अब हम हर्षवर्धन के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो हर्षवर्धन का जो जीवन काल रहा है वह 606 से 647 ईस्वी तक रहा है। 47 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। और बात करें, हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री आया था, चीनी यात्री जिसका नाम था हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग आता है और उनकी जो पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम है सीयूकी। इन्होंने पुस्तक लिखी है सीयूकी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा। और इनका एक हेनसांग का एक राज्य कवि भी था, कवि जिनका नाम था बाण भट्ट। और आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि बाण भट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित। कई बार पूछी गई है, हरियाणा के प्रश्नों में कई बार पूछी गई, हरियाणा के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछी गई है। अब बात करते हैं, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो हर्षवर्धन मात्र 16 साल का होता है। और 16 साल का ये होता है तो 16 वर्ष का ये होता है तो यह शासक पर बैठने, राजा बनने के लिए इच्छित नहीं होता। लेकिन इनका एक सेनापति है जिनका नाम है जिनका जो नाम है सेनापति होता है, जिनका नाम होता है सिंहनाद के कहने पर यह राजा बन बैठते हैं 16 वर्ष की उम्र में। और बात करें, कुछ हम हर्षवर्धन के कुछ पुस्तकों के बारे में बात करेंगे, फिर इनका जीवन काल कैसे इन्होंने कौन से युद्ध किए, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो हर्षवर्धन की जो पुस्तक थी, उन्होंने 3 पुस्तक लिखी जिनका नाम था रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। पुस्तक हर्षवर्धन की पुस्तकों के बारे में बात करें, इन्होंने 3 पुस्तक लिखी हैं। कौन सी? प्रियदर्शिका, दूसरी पुस्तक है नागानंद, और जो तीसरी पुस्तक है उसका नाम है रत्नावली। अब हम बात कर लेते हैं हर्षचरित के कार्यकाल के बारे में। जब ये राजा बन बैठते हैं, हर्षवर्धन, जब ये हर्षवर्धन राजा बन बैठते हैं, हर्षवर्धन जैसे ही राजा बन जाते हैं तो सबसे पहला जो कार्य करते हैं ये अपनी बहन को खोज निकालते हैं, जो सती होने जा रही थी, बहन की खोज करते हैं।
फिर उसके बाद बहन की खोज जो करते हैं तो दूसरा कार्य जो करते हैं, ये दूसरा जो कार्य करेंगे वो करेंगे, दूसरा कार्य है देवदत्त से युद्ध। अगला काम क्या करते हैं, देवदत्त से युद्ध करते हैं। और देवदत्त से जैसे ही युद्ध करते हैं तो इनकी जो सहायता करते हैं वो भास्कर करते हैं। कौन सहायता करेगा, भास्कर सहायता करता है। किसकी सहायता करता है, देवदत्त को हराने में। जो सहायता करता है देवदत्त को हराने में वो कौन करता है, वो करता है भास्कर। किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा देवदत्त को हरा दिया जाता है। हर्षवर्धन देवदत्त के द्वारा हरा दिया जाता है। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के और कार्य के बारे में बात करें तो ये अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी को स्थानांतरण कर देते हैं और यहीं से अपना शासक शुरू करते हैं। अब बात करें हर्षवर्धन की विजय। हर्षवर्धन की विजय क्या क्या विजय रही है हर्षवर्धन की, तो पहली होती है बंगाल और गोंड पर विजय। पहली विजय होती है बंगाल और गोंड पे विजय करते हैं। यहाँ पर एक राजा होता है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, जिसका नाम है मालवा का राजा देवदत्त से ये युद्ध करते हैं और देवदत्त को यहाँ से भगा देते हैं। आगे बात करें दूसरा युद्ध जो इनका युद्ध का वो था सिंध के राजा, सिंध युद्ध। दूसरा युद्ध होता है वो होता है सिंध का युद्ध, सिंध पे विजय। तो ये सिंध के राजा को हरा देते हैं। किसकी सहायता से, भास्कर की सहायता से। भास्कर ने दो जगह इसकी सहायता की है। पहले की थी देवगुप्त को हराने के लिए और अब दूसरी सहायता ये भास्कर करता है सिंध के राजा को हराने के लिए। सिंध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आगे बात करें बल्लभी। तीसरी जो विजय होती है इनकी होती है बल्लभी विजय। बल्लभी गुजरात में पड़ता है, बल्लभी गुजरात में क्या करते हैं, ये बल्लभी राजा जिसका नाम था दुब्रसेन। क्या था, दुब्रसेन प्रथम को ये हरा देते हैं और बल्लभी पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। आगे बात करें जो महत्वपूर्ण युद्ध है, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला ये इनकी जो विजय में अभियान चला होता है, इनकी विजय की अभियान पर रोक लगा दी जाती है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशित द्वितीय के द्वारा और हर्षवर्धन को हरा दिया जाता है और उनकी विजय पथ पर विराम चिन्ह लग जाता है। तो आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पुलिक और किस नदी के किनारे, और जो हर्षवर्धन सोचता है कि दक्षिण की तरफ अपने विजय अभियान को बढ़ाया जाए और पुलकेशिन द्वितीय इस पर क्या लगा देता है, विराम लगा देता है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय विजय हो जाता है। फिर उसके बाद जो भास्कर वर्मा इनकी सहायता कर रहे होते हैं तो असम। अब बात करें असम पर विजय। तो भास्कर वर्मा असम की जो विजय थी वो हर्षवर्धन ने किसे हराया, जो इनकी सहायता कर रहे होते हैं जिनका नाम होता है भास्कर और हर्षवर्धन के बीच मतभेद हो जाते हैं और इनमें आपस में युद्ध हो जाता है और इसमें हर्षवर्धन असम के राजा भास्कर को हरा देते हैं। आगे बात करें इनका जो अंतिम विजय थी, अति महत्वपूर्ण है। इनकी जो अंतिम विजय थी वो थी 643 ईस्वी में गंजम। क्या थी, गंजम की विजय है। तो इन्होंने अंतिम विजय कहाँ की है, गंजम की विजय अंतिम विजय मानी जाती है इसकी, गंजम की विजय। अब हम बात कर लेते हैं इसके हर्षवर्धन ने कुछ उपाधि ली हैं। अब देखो इनकी हर्षवर्धन की उपाधि के बारे में बात करें, कौन कौन सी उपाधि है। उपाधि से इन्हें
नवाजा गया या इन्होंने उपाधि ग्रहण की। पहला परमेश्वर पहली उपाधि इन्होंने ली परमेश्वर। इन्होंने दूसरी जो उपाधि ली उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने ली। परम भट्टाकर की उपाधि इन्होंने ली है। और शिलादित्य की उपाधि इन्होंने ली है। शिलादित्य की उपाधि इन्होंने ली है। और इन्होंने सार्वभौम की उपाधि भी ग्रहण की है। सार्वभौम इनके पास ये उपाधि थी। परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टाकर, शिलादित्य और सार्वभौम की उपाधि। अगर बात करते हैं इसका मंत्रिपरिषद, अब बात करें इनकी मंत्रिपरिषद के बारे में, तो इनका क्या क्या मंत्रिपरिषद रहा है। मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें तो इनके मंत्रिपरिषद, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री। इनका जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री था वो कौन था, जिसका नाम था भंडी। कौन था? भंडी। और ये क्या करता था, प्रधानमंत्री जो भंडी करता वो महत्वपूर्ण मामलों पर परामर्श देता था। महत्वपूर्ण मामलों पर परामर्श देता था। आगे बात करें संधि विग्राहिक। जो संधि विग्राहिक था वो कौन था? अवंती था। कौन था भाई? अवंती था। अवंती ये क्या करता था, किसी राज्य के साथ यदि संधि करानी है तो अवंती इसमें भाग लेता था, सहायता करता था। आगे महाबालाधिक्कतम किसे कहा जाता? इसे महाबालाधिक्कतम कहा जाता है सर्वोच्च सेनापति। और ये कौन था? ये था सर्वोच्च सेनापति, एक ही है जिसका नाम है सिंहनाद सेनापति है सर। आगे बात करें महाप्रभातार। जो महाप्रभातार था वो कौन था? वो था भूमि का न्याय करने वाला। न्याय करने वाला कौन था? महाप्रभातार। आगे बात करें, आगे ये तो कहानी रही हर्षवर्धन की, हमारे हरियाणा के परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। अगर अब बात करें इनकी आय देखें, इनका जो आय का साधन था वो उनका आय का साधन था कर। एक ही साधन था, आय इनका कर था। और ये फसल पर कितने कर लेते थे? ये फसल का उत्पाद का 1/6 कर लिया जाता था। और आपकी बात करें इनके प्रशासनिक शासक, तो सबसे पहले दंडिक कौन था? दंडिक था पुलिस अधिकारी। ये पूछे गए हैं कुछ प्रश्न। पुलिस अधिकारी को दंडिक कहा जाता था। पुलिस अधिकारी को दंडिक कहा जाता है। ये प्रश्न आया था कहाँ? ये प्रश्न आया था हरियाणा के पटवारी में, जो 2019 में एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। दंडिक किसे कहते हैं? पटक इसे कहते थे। पटक को कहा जाता था जिसका नाम था आज की तहसील पटक कहा जाता था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। क्या थी? सबसे छोटी इकाई क्या थी? वो थी ग्राम थी। भुक्ति एक और है। भुक्ति कहते हैं प्रांतों का वर्गीकरण। प्रांतों का वर्गीकरण किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था भुक्ति। इंपॉर्टेंट है ये। पटक भी पूछा गया है, ग्राम भी पूछा गया है, भुक्ति भी पूछा गया है, और यहाँ तक कि इनका प्रधानमंत्री कौन है ये भी पूछा गया है। सर्वोच्च सेनापति कौन था ये भी पूछा गया। ये तो था रहा हमारा हरियाणा जीके का। अब बात करते हैं हरियाणा करंट अफेयर की। अब बात करें हरियाणा करंट अफेयर की।
हरियाणा करंट अफेयर में पहला प्रश्न है, हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब रोक लगाई जाएगी। पहला प्रश्न है हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर। देखो मैं हरियाणा करंट अफेयर का पहला प्रश्न होगा हमारा, पहला प्रश्न है हरियाणा में कब तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगेगी, पर रोक लगाई जाएगी। हरियाणा में कब से, सॉरी कब तक नहीं, कब से रोक लगाई जाएगी। जो ये रोक लगाई जाएगी, ये लगाई जाएगी भाई कब से, जुलाई 2022 से इस पर रोक लगाई जाएगी प्लास्टिक पर। अब बात कर लेते हैं किसके द्वारा लगाई जाएगी। यह रोक लगाई जाएगी हरियाणा प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के द्वारा लगाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा नियंत्रक प्रदूषण का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है पंचकुला में। कहाँ है, पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करें इसकी गठन की, तो इसका गठन हुआ था, इसका गठन के बारे में बात करें तो इसका गठन हुआ था 1974 में। अगर बात करें इसका जो अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, इसका चेयरमैन है समीर पाल। कौन है, समीर पाल। अगला प्रश्न के बारे में बात करें, अगला प्रश्न है अब देखो इसमें कुछ प्रश्न मैंने जोड़े हैं। थैला बैंक पूछे, क्रॉकरी बैंक पूछे, थैला बैंक पूछे, क्रॉकरी बैंक पूछे, बर्तन बैंक पूछे, स्टील बैंक पूछे या स्टील बैंक पूछे, ये सभी कहाँ हैं, ये सभी बनकर तैयार हुए हैं कहाँ, गुरुग्राम में। गुरुग्राम। आगे बात करें, अगला प्रश्न है हरियाणा में अब से कैदियों की सुनवाई किस माध्यम से की जाएगी। हरियाणा में कैदियों की सुनवाई किस माध्यम से की जाएगी। अब से हरियाणा में कैदियों की सुनवाई किस माध्यम से की जाएगी। जो हरियाणा में सुनवाई की जाएगी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, और हरियाणा में ही एक हरियाणा के 20वें नंबर की जेल बनी है, 20वें नंबर की जेल बनी है हरियाणा के नूह में। हरियाणा के नूह में 20वें नंबर की जेल बनी है। आपको अब हम बात कर लेते हैं जेलों के बारे में। हरियाणा में कुल कितनी जेल हैं, हरियाणा में जेल हैं 20, जिनमें से 3 क्या हैं, जिनमें से 3 जेल हैं, 3 जेल तो हैं केंद्रीय जेल। कौन कौन सी हैं, 3, 2 हैं हिसार में और 1 है हिसार, 2 हैं हिसार में और 1 है अम्बाला में, 2 हिसार में और 1 अम्बाला में है। अगर बात करें तो राज्य जो बैंक है वो राज्य बैंक है भाई 17, और नवीनतम कौन सी है, नवीनतम है जिसका नाम है नूह जेल। जेल के बारे में आपसे पूछा जाए तो हम कुछ अन्य जेल या जेलों में बनने वाले, सबसे पहले जेलों में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जेलों में होने वाले कार्य, जेलों में होने वाले कार्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र जेल में CNG और पेट्रोल पंप लगाए गए हैं, पेट्रोल पंप लगे हैं इसी में। आगे बात करें स्पेशल कोविड जेल कहाँ बनी है, रेवाड़ी में बनी है भाई स्पेशल कोविड जेल, स्पेशल कोविड जेल कहाँ बनी है, रेवाड़ी में बनी है स्पेशल कोविड जेल। आगे हाई सिक्योरिटी जेल कहाँ बनी है, ये बनी है रोहतक में, हाई सिक्योरिटी
जेल कौन सी बनी है? हाई सिक्योरिटी जेल बनी है रोहतक। अगर आपसे पूछे संजीवनी ओपीडी जेल कौन सी बनी है? ये जेल बनी है भाई फरीदाबाद की, फरीदाबाद। आगे बात करें, अगला प्रश्न है खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने हरियाणा में कितने खिलाड़ियों को चयन किया है भीम पुरस्कार के लिए? भीम पुरस्कार के लिए तो हम बात कर लेते हैं। भीम पुरस्कार हरियाणा के कितने व्यक्तियों को भीम पुरस्कार मिलेगा या खिलाड़ियों को? हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का भीम पुरस्कार के लिए चयनित हुआ? वो चयनित हुआ है भीम पुरस्कार के लिए। कितने खिलाड़ी चयनित किए गए? वो किए गए 41। कितने किए गए? 41 खिलाड़ी भीम पुरस्कार। हम बात कर लेते हैं भीम पुरस्कार के बारे में। यह हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार है भाई। हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार यही है। हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? इसमें जो राशि दी जाती है वो राशि दी जाती है इसमें 5 लाख। कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख राशि इसमें दी जाती है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा का प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट कौन सी बनी है? हरियाणा की प्रभावी संरक्षित उपाय क्षेत्र, संरक्षण उपाय क्षेत्र कौन सा बना है? वो बना है भैया अरावली जैव विविधता पार्क। कौन सा बना है? अरावली जैव विविधता पार्क बना है। अरावली जैव विविधता पार्क बना है। अब बात करें 2021 में हरियाणा में 2 स्थलों को रामसर में शामिल किया गया था। रामसर में 2 स्थलों को शामिल किया गया था। एक था सुल्तानपुर को शामिल किया गया था। दूसरा जो शामिल किया गया था वो किया गया था भिंडावास को शामिल किया गया था। ये गुरुग्राम में है और ये रेवाड़ी में है रेवाड़ी झज्जर में है। ये कहाँ है? ये झज्जर में है। अब बात कर लेते हैं हम अब कुल भारत में कितने हैं? 49 रामसर साइट है और 2 नवीनतम बनी हैं। नवीनतम भारत में पूछें तो नवीनतम कौन कौन से बने हैं? पहला बना है जिखादिया वन्यजीव अभ्यारण्य, गुजरात का जिखादिया वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। और दूसरा ना बखीरा, अति महत्वपूर्ण है बखीरा, उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य ये इसमें शामिल किए गए हैं। तो अब आपको बता दें जो रामसर साइट है ये ईरान का एक शहर है उसके नाम पर रखा गया है। और 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट का दिवस, जिसे हम कहते हैं 2 फरवरी को एक दिवस मनाते हैं जिसे कहा जाता है आर्द्र भूमि। कौन सा? आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। आगे बात करें अगला प्रश्न। आज के लिए हमारे करंट अफेयर और हरियाणा जीके में यहीं तक काफ़ी है। आगे हम अगली सीरीज में मिलते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें।